हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दीवान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमें इस एक्ट की अर्थात जे एक्ट 2015 की अ, इसे बनने के पीछे की उद्देश्य को दर्शाता है, अर्थात जो ऑब्जेक्ट रहा है इसे बनाने का उसको दर्शाने का कार्य करता है। और इससे इस एक्ट को बनाने के पीछे जो क्या इंटेंशन रही है लेजिस्लेशन की उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अगर मान लो ये ऐसा एक टॉपिक है जहाँ पर अगर कोई प्रोविज़न अगर इस ऐसे टॉपिक के कंट्राडिक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? तो वो जो प्रोविज़न है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो वो ऐसा टॉपिक है जिसका नाम क्या है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ही एक ऐसा टॉपिक है जो क्या करता है इस पूरे एक्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगर इस एक्ट के जो उद्देश्य हैं अगर उनको इस इसके अंदर दिए गए प्रोविज़न के द्वारा पूर्ति नहीं की जाती है तो वह एक्ट के अंदर दिए गए सारे प्रोविज़न या कुछ प्रोविज़न जो कि कंट्राडिक्शन हो रहा है उनका, तो वो क्या हो जाएँगे? इनवैलिड हो जाएँगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उन प्रोविज़न के अंदर कोई भी तरीके की डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है या वो हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? उसका उद्देश्य कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उसकी इंटेंशन को कहाँ से देखेंगे? प्रीएम्बल से देखेंगे। प्रीएम्बल ही एक आधार है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम? उस प्रोविज़न की इंटेंशन को समझ सकते हैं कि वो प्रोविज़न किस बात के लिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है? तो आइए अब हम देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015 का प्रीएम्बल। क्या कहता है ये? An act to consolidate and amend the law relating to the children alleged and found to be in conflict with law and children in need of care and protection by the catering to their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social reintegration by the adopting a child-friendly approach in adjudication and disposal of the matters in the best interest of the children and for their rehabilitation through processes provided and institutions and bodies established herein under for the matters connected therewith or incidental thereto। देखो इसने मोटी मोटी सी जो सिंपल सी बात है वो क्या कही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर दो तरीके की कैटेगरी के बच्चों की बात कही है। यहाँ पे कौन से बच्चे हैं वो? एक तो है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाली और एक बताया इसने चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चों की बात कही है। तो इन दोनों बच्चों की कैसे देखभाल की जाएगी? तो ये कह रहा है कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रॉपर केयर के थ्रू, प्रोटेक्शन के थ्रू या डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट और सोशल रीइंटीग्रेशन के थ्रू उनको पूरा किया जाएगा, उनका केटरिंग किया जाएगा। ठीक है, इनके थ्रू। और क्या कह रहा है? अगर ऐसे बच्चों को एडजुडिकेशन करना है, ऐसे बच्चों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका एडजुडिकेशन करना है या डिस्पोजल करना है, तो क्या क्या किसको अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें? चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच को अडॉप्ट करके ही क्या करेंगे हम? उस मैटर का डिस्पोजल या एडजुडिकेशन करेंगे। लेकिन किस बात को ध्यान में रखते हुए? चाइल्ड का जो बेस्ट इंटरेस्ट है ना उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्य करना पड़ेगा हमें। और आगे क्या कह रहा है? रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा है कि उन्हीं बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन मतलब उनका पुनर्वास करवाना, कहीं पे रखवाना जहाँ पे वो रह सके अच्छी तरीके से, उनकी प्रॉपर केयर कर सके, प्रोटेक्शन किया जा सके, उनका डेवलपमेंट किया जा सके, उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके, तो उनको कहीं पर रिहेबिलिटेट करना। तो उसके लिए इस एक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस बताए गए हैं, है ना? लिख रहा है ना, प्रोसेसेस आर प्रोवाइडेड। जो प्रोसेस प्रोवाइड कराए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, जो प्रोविजन बताए गए हैं उसके थ्रू क्या करेंगे? इसे रिहेबिलिट करेंगे उन बच्चों को। और किसके अंदर रिहेबिलिट करेंगे? इंस्टीट्यूशंस के अंदर, बॉडीज जो एस्टेब्लिश की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनके अंदर कौन कौन से हैं? जैसे ऑब्जर्वेशन होम हो गया, प्लेस ऑफ सेफ्टी हो गई, चिल्ड्रंस होम हो गए, है ना, और स्पेशल होम हो गए। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जैसे ओपन शेल्टर हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड किए गए एनजीओज हैं ना, उनके अंदर भी क्या कर सकते हैं हम? ऐसे बच्चों को रख सकते हैं, उनका ध्यान वहाँ पर रखा जा सकता है, प्रॉपर केयर, उनको प्रोटेक्शन, उनको डेवलपमेंट उनका किया जा सकता है। और उनसे रिलेटेड कोई भी अगर मैटर आएगा तो केवल वो इसी एक्ट के द्वारा इसी एक्ट के जो प्रोविजंस है उन्हीं को लागू किया जाएगा। अगर इस तरीके के कोई बच्चे हैं तो बच्चे कौन कौन से बताए उसने? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चों की कैटेगरी के अंदर जो आते हैं।
ठीक है, चाहे वो इंसिडेंटली हो, चाहे किसी भी तरीके से उनसे रिलेटेड कोई कनेक्टेड मैटर हो, उन बच्चों से रिलेटेड, तो उन सभी को इसी लॉ के आधार पर उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनकी केयर की जाएगी, उनका डेवलपमेंट, उनका ट्रीटमेंट, ये सब किया जाएगा। और अगर उन पर कोई एडजुडिकेशन या डिस्पोजल करना है तो उसके लिए एक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, वो है चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच को अपनाते हुए उनका एडजुडिकेशन किया जाएगा, उनका डिस्पोजल किया जाएगा। दूसरी बात हमें ये पता चलेगी कि यहाँ पर बेस्ट इंटरेस्ट भी, उनका जो चिल्ड्रंस का बेस्ट इंटरेस्ट होता है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा पहला पैरा। आगे ये प्रीएम्बल में दूसरा पैरा बताता है हमें, इसमें बता रखा है कि भाई इस एक्ट को बनाने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई प्रोविजन है, तो ये प्रीएम्बल उसके बारे में बताता है कि कौन से प्रोविजंस इस एक्ट को बनाने के लिए सहायक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस बता रखे हैं उनके बारे में बता रहा है। कह रहा है कि वेयर एज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द पावर इम्पोज ड्यूटी अंडर क्लॉज 3 of Article 15, Clause E and Clause F of the Article 39, Article 45 and Article 47 on the state to ensure that all the needs of the children are met and that their basic human rights are fully protected। देखो सिंपल सी बात और मोटी मोटी तौर पे बात कही है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है, या आपसे ये पूछे कि बच्चों के लिए स्पेशल राइट्स या स्पेशल उनके प्रोटेक्शन के लिए कौन से लॉ बनाए जा सकते हैं और ये कहां पर बता रखा है, तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 हमें ये बात बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वो पावर देता है कि बच्चों के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रॉपर केयर करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे ही डीपीएसपी जो अपना पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर क्या बता रखा है, उसमें आर्टिकल 39 के ई और एफ में भी चाइल्ड से रिलेटेड राइट्स के बारे में बात करी गई है, उनको इंश्योर करने की बात की गई है, जो उनकी नीड्स है चिल्ड्रंस की उनको पूरा करने की बात की गई है, उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। आर्टिकल 45 हो या आर्टिकल 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 हो या आर्टिकल। अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल के पैराग्राफ 3 की। And whereas the government of India has acceded on the 11th December 1992 to the Convention on the Rights of the Child adopted by the General Assembly of the United Nations, which has prescribed a set of standards to be adhered to by all state parties in the securing the best interest of the child। देखिए ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो जनरल असेंबली जो थी यूनाइटेड नेशन की, उसके द्वारा एक कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। वो कन्वेंशन क्या थी, चाइल्ड्स के राइट्स को लेकर के, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को लेकर के अडॉप्ट की गई जनरल असेंबली के द्वारा, है ना, उसने अडॉप्ट कर लिया इसी कन्वेंशन को। फिर हमारी जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने क्या कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। हमने भी मान लिया कि भाई ये जो आपने इस कन्वेंशन को, जो चाइल्ड्स के राइट्स को लेकर के कन्वेंशन को अडॉप्ट किया है, उसे हम भी मानते हैं। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1992 को हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जो अब फिर उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर, जो कन्वेंशन के अंदर जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं उसको हम भी पालन करेंगे उसका, यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो जो चाइल्ड्स के राइट्स को लेकर के, है ना, जो उनका बेस्ट इंटरेस्ट था, चाइल्ड का जो बेस्ट इंटरेस्ट जिसमें होगा उसको सिक्योर करने की
सिक्योर करने की बात किसने कही है? हमने भी कही है, क्योंकि हमने उसको कन्वेंशन को सब एक्सेप्ट कर लिया है ना, इसलिए। तो अब आप सोच रहे होगे भाई जब कन्वेंशन को एक्सेप्ट कर लिया और सब बात हो गई तो फिर इस बात को यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी प्रीएम्बल के अंदर? प्रीएम्बल में इसलिए रखने की जरूरत पड़ी इस बात को क्योंकि जब हमने चाइल्ड से रिलेटेड लॉ बनाया है, चाइल्ड से रिलेटेड कौन सा लॉ हो गया? जेजे एक्ट हो गया, जेजे एक्ट 2015। जब हमने ये लॉ बना दिया तो इसकी प्रीएम्बल में हमें इसे डालने इसलिए डालना पड़ा इस कन्वेंशन को कि जिससे यह पता चल जाए कि हमने उस कन्वेंशन को आधार मान के ही यह लॉ बनाया है। तो इससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि हमने उसको माना है, उसकी जो इससे क्या बेस्ट इंटरेस्ट जो चाइल्ड का रहा है उसको सिक्योर करने की बात कही है हमने इस कन्वेंशन को इसमें डाल करके, ठीक है ना। तो कन्वेंशन के अंदर जो भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए थे उनको हमने इस एक्ट के अंदर जेजे एक्ट 2015 में भी डाला है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यही था मेन पैराग्राफ 3 का, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अब हम इसके बाद बात करते हैं पैराग्राफ 4। प्रीएम्बल का पैराग्राफ 4 क्या कहता है? Whereas it is expedient to reenact the Juvenile Justice Care and Protection of the Children Act 2000 to make comprehensive provisions for the children's alleged and found to be in conflict with law and children's in need of care and protection, taking into consideration that standards prescribed in the Convention on the Rights of the Child, the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of the Juvenile Justice 1985, जिसे अपन बिजिंग रूल भी कहते हैं, द यूनाइटेड नेशंस रूल फॉर द protection of the juvenile deprived of their liberty, Hague Convention on the protection of the children and cooperation in respect of inter-country adoption and other related international instrument। अब इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि भाई जुवेनाइल जस्टिस जो 2000 था, जेजे एक्ट जो 2000 था उसको रीइनेक्ट किया गया है। और उससे क्या हुआ, रीइनेक्ट करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लूप होल्स रहे इसमें। तो अब उसमें क्या हुआ कि इसे रीइनेक्ट किया गया 2000 के एक्ट को, और इसको अब रीइनेक्ट कैसे हुआ है? ये 2015 का एक्ट आ गया। अब इसमें कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस डाले गए, किसके लिए? बच्चों के हित के लिए। बच्चों के हित मतलब जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ रहे हैं या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंतर्गत आते हैं, उन बच्चों के लिए कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन डाले गए हैं 2000 के एक्ट को री इनेक्ट करके, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई इसके अंदर कुछ कन्वेंशन, जैसे कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसके स्टैंडर्ड्स को इसके अंदर डाला गया है। या कुछ कन्वेंशंस हैं, ऐसे 4-5 कन्वेंशंस हैं, उनके नाम देखिए। जैसे कि एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस 1985, जैसे अपन विजिंग रूल के नाम से भी जानते हैं। विजिंग रूल क्यों कहते हैं, ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, क्योंकि ये विजिंग चाइना के अंदर ही ये कन्वेंशन हुई थी, इसलिए वहां पर स्टैंडर्ड रखे गए थे मिनिमम रूल्स को लेकर के, है ना। तो जेजे के जो जुवेनाइल जस्टिस है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ मिनिमम रूल्स निर्धारित किए गए थे, वो बनाए गए थे। तो उससे रिलेटेड जो कन्वेंशन थी हमने उसको भी इसके अंदर डाला है। इसके अलावा हमने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जुवेनाइल्स डिप्राइव ऑफ देयर लिबर्टी, मतलब जो बच्चों को उनकी जो आज़ादी है उससे अगर वंचित रखा गया है तो उससे रिलेटेड उनके जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस निर्धारित किए गए थे उस कन्वेंशन में, जो 1990 की थी कन्वेंशन, उसको भी हमने इसके अंदर डाला है, जिससे क्या हो, उनको लिबर्टी मिल सके, उन बच्चों को उनको आज़ादी मिल सके, उनकी जो राइट्स हैं उनको डिप्राइव नहीं किया जा सके उनसे। तो इस कन्वेंशन को हमने इसमें डाला है। इसके अलावा हमने हेग कन्वेंशन जो हुई थी किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन और कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटर कंट्री अडॉप्शन, 1993 की कन्वेंशन हुई थी इंटर कंट्री अडॉप्शन को लेकर के। उस प्रोविजंस को, उस हेग कन्वेंशन को भी हमने इसके अंदर डाला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने इस कन्वेंशन को इसके अंदर डाल दिया तो इससे क्या होगा, इस एक्ट के तहत जो जेजे एक्ट 2015 है उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, इंटर कंट्री अडॉप्शन भी कर सकते हैं इसके आधार पर, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें कन्वेंशन कौन सी डाल दी, अब इस एक्ट के अंतर्गत हमने हेग कन्वेंशन के प्रोविजंस को, जो जहां पर जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए थे ना हेग कन्वेंशन के अंदर, जो रूल्स नॉर्म्स बताए गए थे, उनको हमने कहाँ डाल दिया, इस एक्ट के अंदर डाल दिया 2015 के, है ना।
तो क्योंकि हमने वो एक्सेप्ट कर रखी थी, कन्वेंशन को हमने एक्सेप्ट कर रखा था, तो फिर उसके रूल्स और नॉर्म्स जो हैं उनको मानना भी तो हमें ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने क्या करा, जो ये जे एक्ट है इसके अंदर हमने इंटर कंट्री अडॉप्शन से रिलेटेड प्रोविजंस को डाल दिया। इसके अलावा जो अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट रहे हैं या कोई अन्य कोई कन्वेंशन रही है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको भी हमने फॉलो करते हुए इस एक्ट को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीएम्बल के अंदर वो सारी कन्वेंशन जिनको हमने अब तक अडॉप्ट किया है उसको हमने जे एक्ट के अंदर डाला है, चाहे वो बीजिंग रूल्स की हो, जिसे बीजिंग रूल्स कन्वेंशन कहा जाता है, चाहे वो अगर वो कोई लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी को लेकर के हो, तो उसको हमने इस कन्वेंशन में डाला है, मतलब इस कन्वेंशन को हमने डाला है। और इंटर कंट्री अडॉप्शन से रिलेटेड जो कन्वेंशन की गई थी चाइल्ड्स को लेकर के, तो उसको भी हमने इसके अंदर इस एक्ट जे एक्ट 2015 के अंदर डाला है। या अपन उसको क्या कह दिया हमने, उसको री इनेक्ट कर दिया हमने। 2000 का जो एक्ट था उसको क्या कर दिया हमने, री इनेक्ट कर दिया, और उसके अंदर क्या डाल दिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस डाल दिए, जिससे क्या करा जा सके, बच्चों के हितों की सुरक्षा करी जा सके, बच्चों के जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं उनके हितों की सुरक्षा की जा सके, और अच्छे से अच्छा केयर और प्रोटेक्शन किया जा सके उन बच्चों की जिनको आवश्यकता है केयर की और प्रोटेक्शन की। ठीक है, तो इन बातों को हमने इस प्रीएम्बल के अंदर डाल दिया। तो इसी आधार पर अब जो ये कन्वेंशंस हैं इनको देखना पड़ेगा कि इन कन्वेंशंस के आधार पर ये रूल्स रेगुलेशन है कि नहीं है। अगर मान लो उन कन्वेंशंस के अपोजिट काम करते हैं ये प्रोविजंस जे एक्ट के, तो फिर वो इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, वो डिलीट हो जाएंगे प्रोविजंस। अगर प्रीएम्बल के अंदर कोई और बात बताई गई है और उस इंटेंशन को इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो पूरा नहीं करते हैं, तो उनको क्या करा जाएगा, उनको भी डिलीट कर दिया जाएगा। या ऐसे कोई प्रोविजन जिनके अंदर हमें डिफॉल्ट लग रहा है कि हमें समझने में कठिनाई हो रही है, उसकी इंटेंशन हमें समझ में नहीं आ रही कि ये प्रोविजन क्यों डाला गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो लेजिस्लेटिव की इंटेंशन क्या थी प्रीएम्बल को बनाने की, जिस प्रीएम्बल उन्होंने ही तो बनाई है ना लेजिस्लेटिव ने, तो उनकी इंटेंशन जो है उसको कहाँ से देखेंगे, हम प्रीएम्बल से देखेंगे। तो फिर जब हम कोई रूल्स कोई प्रोविजन पढ़ेंगे इस एक्ट का, जे एक्ट 2015 का, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, यह प्रीएम्बल देखनी पड़ेगी। जो प्रीएम्बल की उद्देश्यों जो हैं, जो उसकी इस एक्ट की जो प्रीएम्बल है उसकी जो इंटेंशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें हर प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी प्रीएम्बल अपनी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि प्रीएम्बल का कितना इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक लाइन जो हर एक्ट की प्रीएम्बल के बाद लिखी होती है, वो क्या लिखी होती है, बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 66 ईयर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। यह लाइन क्या है, हर उस पर लिखी होती है। जब भी वो किसी ईयर में बनाया जाता है ना, तो वहां पर 66, 64 ये सब लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, उसका रीजन ये है क्योंकि हम क्या करते हैं, जो रिपब्लिक डे है हमारा, जिस ईयर में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा जब कोई लॉ बनाया जाता है तो वो है रिपब्लिक डे। जो सबसे पहला रिपब्लिक डे कौन सा था हमारा, जिसे हम लॉ डे के नाम से जानते हैं, 26 जनवरी 1950 से काउंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला रिपब्लिक डे कब था हमारा, 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन से लेकर के ही लॉ का वो माना जाता है। ठीक है, तो अब 2016 में ये इनेक्ट हुआ, तो इसलिए इसको क्या मान लिया, 66 साल हो गए इसे बने हुए। तो पार्लियामेंट ने क्या किया है कि अब पार्लियामेंट की ओर से क्या किया गया है कि रिपब्लिक डे की जो 66वें वर्ष में क्या किया है हमने, उसे इनेक्ट किया है किसी लॉ को, तो ऐसे लिखा आता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात थी कि जब रिपब्लिक डे से हम क्या करते हैं, ये पार्लियामेंट जो है वो काउंटिंग करती है इस बात की कि ये लॉ कब बनाया गया है। तो हमने ये एक्ट कब बनाया है, 2016 में बना है, क्योंकि ये इनेक्ट जब हुआ था। तो फिर क्या होगा कि अब 1950 से लेकर के उसकी काउंटिंग की जाएगी, और कितना टाइम होता है, 66 साल हो जाते हैं उसको लेकर के, 66 ईयर्स। तो फिर यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा उसको 66 ईयर्स लिखा जाता है इसलिए। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी इसकी। तो ये था अपना प्रीएम्बल।